Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about important questions for CSIR Net Life Science Examination in the topic Animal Physiology और System Physiology of Animals. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट सी के क्वेश्चंस की। पार्ट सी में जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है एनिमल फिजियोलॉजी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से। The person showed of diarrhea, gas, and pain whenever milk was consumed. The doctor advised the person to take curd instead of milk, and subsequently, the symptoms mostly disappeared due to the change of dairy products. The following statements are proposed to explain this observation. And ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2016 में। क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन है जिसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जब भी वो क्या करता है, मिल्क को कंज्यूम करता है। और प्रॉब्लम्स क्या क्या है, डायरिया, गैस एंड पेन। और किस कंडीशन में आ रहे हैं, जब भी वो मिल्क को क्या करता है, कंज्यूम करता है, मिल्क लेता है फूड में, अपनी डाइट में जब वो मिल्क को शामिल करता है उस कंडीशन में। द डॉक्टर एडवाइज द पर्सन टू टेक कर्ड इंस्टेड ऑफ मिल्क। डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी कि अपनी डाइट में मिल्क की जगह पे आप कर्ड को ले लो, दही को आप ऐड कर लो। और उस कंडीशन में क्या हुआ, ऐसे करने से द सब्सिक्वेंटली द सिम्टम्स मोस्टली डिसअपेयर। और उसके बाद जो सिम्टम्स थे वो डिसअपेयर हो गए, धीरे धीरे कम होने लग गए। और इस चेंज की वजह से ये जो चेंज हुआ है इसमें, इसके लिए या जो भी ये कंडीशन हमको दी गई है इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। 4 स्टेटमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इस ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट्स क्या हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। द पर्सन हैज़ डेफिशिएंसी इन द इंटेस्टाइनल सुक्रेज एंड माल्टेज। पर्सन को डेफिशिएंसी है इन 2 एंजाइम्स की जो किस पे काम करते हैं, सुक्रोज एंड माल्टोज पे। सुक्रोज एंड माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड्स है, शुगर है। और सुक्रेज एंड माल्टेज इनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, यानी कि मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कर्ड इज़ नॉट डेफिशिएंट इन सुक्रोज एंड माल्टोज। ये दोनों क्या है, एक डाइसेकेराइड्स है, दोनों से डाइसेकेराइड्स है, मतलब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कर्ड जो है वो डेफिशिएंट नहीं होता है सुक्रोज एंड माल्टोज में। द पर्सन हैज़ डेफिशिएंसी इन द इंटेस्टाइनल लैक्टेज। लैक्टेज यहाँ पे फिर से एंजाइम है, यहाँ पे ए लग गया है, लैक्टेज है, सुग्रेज है, माल्टेज है, ये सब क्या है, ये एंजाइम है, यहाँ पे भी ए है। ठीक है, ये क्या सब क्या है, एंजाइम्स है। और जहाँ पे माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है, डाइसेकेराइड्स और सुगर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। द पर्सन हैज़ डेफिशिएंसी इन द इंटेस्टाइनल लैक्टेज। उसको डेफिशिएंसी है एक एंजाइम की जिसका नाम है लैक्टेज, और ये मेनली काम करता है डाइजेशन ऑफ लैक्टोज पे। डी वाला स्टेटमेंट है, द बैक्टीरिया इन कर्ड कंटेन लैक्टोज। एंड हमको क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से, इन अबव में से कौन सा ट्रू है। और ऑप्शंस हैं ओनली ए एंड बी, सी ओनली, एंड सी एंड डी ओनली। सी एंड डी ओनली, तो हमको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमको एक कंडीशन के बारे में बात करनी है, और वो कंडीशन है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट द लैक्टोज शुगर इन डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं लैक्टोज। और मेनली मिल्क की अगर हम बात करें तो ये कंटेन करता है लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज इसमें नहीं होता है। अदर जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, मतलब अदर जो मिल्क हो सकते हैं उनमें सुक्रोज हो सकता है, लेकिन जो हमारा गाय से आने वाला काऊ मिल्क है उसमें क्या होता है, आपका लैक्टोज प्रेजेंट होता है। और जो पर्सन लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला होता है, मतलब इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज शुगर, इनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में। लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम लैक्टेज। बॉडी में जो लैक्टेज है, इस कंडीशन में लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली कंडीशन में जो बॉडी में एंजाइम है लैक्टेज, उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिस कंडीशन में, जिसकी वजह से जो लैक्टोज है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और लैक्टोज सिंपल शुगर में किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, विदाउट इनफ लैक्टेज अ पर्सन कैन हैव डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लाइक एब्डोमिनल पेन, गैस, डायरिया when they consume foods containing lactose। जब वो ऐसे फूड्स को लेते हैं अपनी डाइट में
जो क्या कंटेन करते हैं, लैक्टोज कंटेन करते हैं। इस कंडीशन में इनको इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। किनको? जिनके पास लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। और यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम्स हैं, एब्डोमिनल पेन, गैस एंड डायरिया वाली कंडीशंस। और कब? जब वो मिल्क कंज्यूम करता है, अपनी डाइट में मिल्क को लेता है। तो ऐसी कंडीशन है, मतलब जो पर्सन हमको दिया गया है वो क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम जो है वो क्या है, डेफिशिएंट है। और जब डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी कि वो मिल्क की जगह पे कर्ड ले, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, कर्ड और योगर्ट डज नॉट कंटेन लैक्टोज इन इट। मतलब वो क्या करते हैं, लैक्टोज कंटेन नहीं करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट है लेकिन ये लैक्टोज कंटेन नहीं करते हैं, बिकॉज लैक्टोज इज फर्मेंटेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय द लैक्टोबेसिलाई। लैक्टोबेसिलाई एक बैक्टीरिया है जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, और कर्ड कंटेन करता है लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस पर्सन क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें लैक्टोज नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर ने उसको क्या एडवाइस दी कि वो मिल्क की जगह पे कर्ड ले। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए? फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दिया गया था कि पर्सन हैज़ डेफिशिएंसी इन इंटेस्टाइनल सुक्रेज एंड माल्टेज, और यहाँ पे सुक्रेज एंड माल्टेज का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की या लैक्टोज की। और मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क क्या कंटेन करता है, लैक्टोज। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। कर्ड इज नॉट डेफिशिएंट, कर्ड इज नॉट डेफिशिएंट इन सुक्रोज एंड माल्टोज। ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज एंड माल्टोज के बारे में बात हो रही है। थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड स्टेटमेंट है, द पर्सन हैज़ डेफिशिएंसी इन द इंटेस्टाइनल लैक्टेज। पर्सन को डेफिशिएंसी है इंटेस्टाइनल लैक्टेज की, इस वजह से उसको एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंस, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज शुगर। द बैक्टीरिया इन कर्ड कंटेन लैक्टोज, ये भी रॉन्ग है। बैक्टीरिया जो कर्ड में बैक्टीरिया होता है वो कन्वर्ट करता है, फर्मेंट करता है जो लैक्टोज है, मिल्क का लैक्टोज है, उसको लैक्टिक एसिड में, जिससे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पर्सन को क्या है, डेफिशिएंसी है इंटेस्टाइनल लैक्टोज की। तो यहाँ पे ऑप्शंस में सी कहाँ पे दिया गया है, थर्ड वाला, सी ओनली। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the P50 value of hemoglobin for oxygen is increased during exercise. The mechanism of this change is described in the following proposed statements. And ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2017 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, द P50 वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। P50 वैल्यू क्या है? P50 वैल्यू इज द ऑक्सीजन टेंशन और ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर व्हेन हीमोग्लोबिन इज 50% सेचुरेटेड। जब हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड है, यहाँ पे ये 50 का मीनिंग यही है, जो 50 है, P मतलब पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन टेंशन, और P50 का मतलब है हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन है वो 50% है। इस कंडीशन में क्या है, ये इंक्रीज हो जाता है, P50 वैल्यू इंक्रीज हो जाता है किस टाइम पे, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, हमारी जो भी सेल्स है, मसल सेल्स, इनको ऑक्सीजन की डिमांड होती है, एनर्जी की डिमांड होती है। इस कंडीशन में P50 वैल्यू इंक्रीज होता है। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये कि जब ये जो आपका P50 वैल्यू है ये इंक्रीज होगा, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज हो पाएगी ना। अगर एफिनिटी क्या है, दोनों की बाइंडिंग एफिनिटी कम है, लो है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से रिलीज होकर सेल्स तक पहुंच पाएगी। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है किस टाइम पे, जिस समय जो P50 वैल्यू है वो इंक्रीज हो। मतलब ये क्या है, इसके ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है। तो ये इस वाली कंडीशन में ये हो रहा है कि एक्सरसाइज के टाइम पे पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और हमको यहाँ पे कुछ इस मैकेनिज्म के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स हमको दिए गए हैं, हमको बताना है कि इनमें से कौन से इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं, कौन से इनकरेक्ट है, ये हमको बताना है। और स्टेटमेंट्स क्या है, इंक्रीज CO2 प्रोडक्शन बाय मसल एलिवेटेड PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ ब्लड विच अफेक्ट्स P50 वैल्यू। CO2 के इंक्रीज हो जाने की वजह से पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बॉडी में इंक्रीज हो जाने की वजह से ये क्या इफेक्ट करता है, P50 वैल्यू को इफेक्ट करता है। और यहाँ पे इफेक्ट का मतलब है, यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका सीधे सीधे कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में जो PCO2 है इसके
इंक्रीज हो जाने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इसके इंक्रीज हो जाने की वजह से P50 वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेज एज 2,3-bis phosphoglycerate लेवल इज एलिवेटेड। 2,3-bis phosphoglycerate का लेवल अगर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ये भी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर शिफ्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट। और ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व यानी कि इनके बाइंडिंग एफिनिटी का जो कम होना है अगर ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है, मतलब इस कर्व का ये डिनोट करना कि ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसके बारे में बात करेंगे, पहले स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डी क्या है, द डिक्रीज्ड पीएच ऑफ ब्लड रिड्यूसेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। और जो पीएच है वो अगर डिक्रीज हो जाता है तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शंस या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। या तो केवल ए है, या बी एंड सी है, ओनली सी है, या सी एंड डी है। ठीक है। तो इसको जानने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे P50 वैल्यू क्या है, इज़ द ऑक्सीजन टेंशन एट विच हीमोग्लोबिन इज़ 50% सेचुरेटेड, और इसका जो वैल्यू होती है अप्रॉक्स इतनी होती है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी को। और अगर हम कर्व की बात करें, अगर इस तरीके से एक कर्व है तो अगर ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, अगर ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज होगी। और हमको क्या चाहिए, डिक्रीज चाहिए, क्योंकि P50 इंक्रीज हो रहा है एक्सरसाइज के टाइम पे, राइट। तो इस टाइम पे लेफ्ट साइड को ये शिफ्ट हो रहा है तो ये इंक्रीज होता है, और राइट साइड को अगर शिफ्ट हो रहा है तो ये डिक्रीज होता है। ये चीज़ जानना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरा क्या है, हमको इन फैक्टर्स के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे P50 वैल्यू के इंक्रीज हो जाने की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। फर्स्ट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी के। मतलब अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन एफिनिटी। पीएच वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर पीएच इंक्रीज होगा, इंक्रीज का मतलब बेसिसिटी अगर बढ़ जाएगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एफिनिटी भी बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ 2,3-DPG यानी कि बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसकी अगर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, तो उस कंडीशन में भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज होगा। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और टेम्परेचर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के बढ़ने पे ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हम सिंपली देखें तो किस तरीके से हो रहा है, जो सारे फैक्टर्स हैं, हमने 5 फैक्टर्स की बात की, 1, 2, 3, 4 और 5, इनमें से 4 फैक्टर्स ऐसे हैं पीएच वैल्यू को छोड़ के जिनके इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। और केवल पीएच की इंक्रीज की वजह से, पीएच ही क्या है, केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखने की है कर्व की, अगर लेफ्ट साइड को शिफ्ट होता है तो इंक्रीज होगी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, और अगर राइट साइड को शिफ्ट होता है तो डिक्रीज होगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी। ठीक है। तो ये चीज़ जानना जरूरी है। अगर हम स्टेटमेंट्स में देखें तो अब हम बता सकते हैं कि इनकरेक्ट कौन सा होगा। फर्स्ट वाला हमको बता रहा है इंक्रीज CO2 प्रोडक्शन बाय द मसल एलिवेटेड PCO2 ऑफ ब्लड विच अफेक्ट्स P50 वैल्यू। और यहाँ पे P50 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और वो कह रहा है कि किसकी वजह से, प्रोडक्शन ऑफ CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ PCO2 इंक्रीज हुआ है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हुआ है, और उस कंडीशन में P50 वैल्यू इंक्रीज हुई है। अभी हमने देखा अगर PCO2 इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज होगी, और अगर ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज हो रही है मतलब P50 जो है ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट होगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस एज 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट लेवल एलिवेटेड। मतलब अगर ये क्या हो रहा है, बिस फॉस्फोग्लिसरेट लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, जो कि गलत है। हमने अभी देखा कि जो बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी के, तो इस कंडीशन में इसको डिक्रीज होना चाहिए, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सेकंड
थर्ड जो है सी वाला, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर शिफ्ट द हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है इंक्रीज होना, और वो भी किसकी वजह से, बॉडी टेम्परेचर की वजह से। और बॉडी टेम्परेचर भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी की। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, राइट। और लेकिन इसको तो डिक्रीज होना चाहिए था ना, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है। और लास्ट जो है हमारे पास डी, द डिक्रीज ऑफ पीएच ऑफ ब्लड रिड्यूसेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। पीएच के डिक्रीज हो जाने की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी भी डिक्रीज हो जाती है। और ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि केवल पीएच ही ऐसा है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी के। तो ये वाला भी करेक्ट होगा और ये वाला भी करेक्ट होगा। बचे कौन, बीच के दो जो इनकरेक्ट है। और जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या बताना है, इनकरेक्ट वाले बताने हैं, करेक्ट वाले नहीं। तो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, बी एंड सी। और कौन सा ऑप्शन ऐसा बता रहा है, सेकंड वाला, बी एंड सी। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंट वेव ऑफ नॉर्मल ईसीजी ऑफ अ ह्यूमन सब्जेक्ट आर शॉन बिलो। और ये वाला डायग्राम ये है। द रिलेशनशिप ऑफ द इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल टू दीज ईसीजी वेव्स आर प्रपोज्ड इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2018 में, और हमको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जो कार्डियक है हमारा, जो हार्ट है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो चलती हैं वेंट्रिकल्स में और एट्रियम में, इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कहते हैं ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये किसकी वजह से कैप्चर हो पाता है, एक मशीन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी उसे कहते हैं, ईसीजी मशीन। उसकी वजह से ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये कैप्चर हो पाती है, ठीक है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द रिलेशनशिप ऑफ द इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। जो भी रिलेशनशिप है जिसमें ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलते हैं, जो भी ईसीजी शो करता है, वो हमको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स छांटना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द पी वेव अकर ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को डिनोट करती है। जो हमारी पी वेव है वो डिनोट कर रही है किसको, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। द एट्रियल रिपोलराइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टी वेव। और टी वेव किसकी वजह से शो हो पा रहा है, एट्रियल रिपोलराइजेशन की वजह से। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। एंड क्यूटी इंटरवल इंडिकेट्स प्लेटो पोर्शन ऑफ ऑरिकुलर एक्शन पोटेंशियल। और जो क्यूटी सेगमेंट है वो किसको डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है प्लेटो पोर्शन ऑफ ऑरिकुलर एक्शन पोटेंशियल। हमको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, और इनमें से इनकरेक्ट कौन कौन से हैं ये बोल रहा है। ऑप्शन क्या है, ए एंड बी इनकरेक्ट है, बी एंड सी इनकरेक्ट है, या सी एंड डी इनकरेक्ट है, या बी एंड डी इनकरेक्ट है, कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक नॉर्मल ईसीजी जैसा हमको डायग्राम भी दिया गया था, कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, टी वेव होती है, पी आर इंटरवल, क्यूटी इंटरवल एंड एस टी इंटरवल। और ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन की कंडीशन को। मतलब जब एट्रियम, लेफ्ट और राइट एट्रियम जो है वो डीपोलराइज होंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में आएंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर डीपोलराइजेशन की कंडीशन आएगी। तो डीपोलराइजेशन मतलब जो भी आपके जो सेल है उसके अंदर और बाहर जो चार्जेस हैं उनका क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा चार्जेस में। और डीपोलराइजेशन की कंडीशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन को कौन डिनोट करता है, पी वेव, ठीक है, ये वाला पोर्शन। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को शो करता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एट्रियम के बाद जो वेंट्रिकल्स हैं उनके डीपोलराइजेशन की कंडीशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये वाला पोर्शन। और टी वेव शो करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, टी वेव शो करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एट्रियम रिपोलराइजेशन, एट्रियल का रिपोलराइजेशन शो नहीं हो पाता क्योंकि इनकी एफिनिटी, रिपोलराइजेशन की एफिनिटी कम होती है, जिससे जो मशीन है उसको कैप्चर नहीं कर पाती है। तो कोई भी वेव एट्रियल रिपोलराइजेशन को शो नहीं करती है, ठीक है। पी आर इंटरवल रिस्पॉन्सिबल फॉर एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन। ये जो सेगमेंट है पी आर इंटरवल, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन के लिए।
एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन मतलब एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स का जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन है वहाँ पे के लिए, और एवी नोड में जो कंडक्शन हो रहा है इम्पल्सेस का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसको डिनोट कौन करेगा? पी आर इंटरवल। क्यूटी इंटरवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। क्यूटी इंटरवल कहाँ पे है? क्यूटी इंटरवल ये वाला पोर्शन है। क्यूटी इंटरवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। वेंट्रिकुलर्स में एक्शन पोटेंशियल जो है वो ये बता रहा है कि वेंट्रिकल्स क्या है, एक्शन पोटेंशियल वाली कंडीशन में है, डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन में है, और उसके बाद ये रीपोलराइजेशन वाली कंडीशन में चले जाते हैं। ये पूरा बता रहा है हमको यहाँ पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी है, मतलब ये पूरा टाइम क्या है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल चल रहा है। ठीक है, उसके बाद है एस टी इंटरवल। एस टी इंटरवल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटो फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। ST interval is responsible for plateau phase of the ventricular action potential। ये वाला जो सेगमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है द प्लेटो फेज, जहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है क्या? एक्शन पोटेंशियल। किसमें? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स का जो एक्शन पोटेंशियल है वो कांस्टेंट अगर चल रहा है, इस कंडीशन में प्लेटो फेज आ जाती है, और वो प्लेटो फेज किसकी वजह से डिनोट हो पाती है? ST सेगमेंट और ST इंटरवल की वजह से। तो ये सारी चीज़ें ये डिनोट करते हैं। हमको क्वेश्चन में या स्टेटमेंट पे बताया गया है, पहला ऑप्शन है पी वेव इज अकर्स ड्यू टू द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रियम डीपोलराइजेशन की वजह से, और अभी हमने देखा कि पी वेव रिस्पॉन्सिबल है एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। द एट्रियल रीपोलराइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टी वेव। एट्रियल रीपोलराइजेशन टी वेव को शो, टी वेव किसको शो कर रही है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को। ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि टी वेव शो करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, और एट्रियल रिपोलराइजेशन की एफिनिटी कम होने की वजह से ये कैप्चर नहीं हो पाता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है द QRS कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंडीशन पे है, ये हाईएस्ट है क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और ये सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो ये वेव है ये सबसे लेंथी है। क्यूटी इंटरवल इंडिकेट्स प्लेटो पोर्शन ऑफ ऑरिकुलर एक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये क्या था, जब हमने अभी तक देखा उसमें क्या था, ये शो कर रहा था वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल को, ऑरिकुलर एक्शन पोटेंशियल को नहीं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगा, डी वाला। तो कौन कौन से रॉन्ग है? डी वाला ऑप्शन रॉन्ग है एंड बी वाला ऑप्शन रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। और ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स छानने थे, बी एंड डी वाला रॉन्ग है, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जो क्या है? रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं बी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। गिवन बिलो आर द डिफरेंट इंटरवल्स ड्यूरेशन ऑफ ECG ऑफ अ ह्यूमन सब्जेक्ट। कॉलम ए में हमको क्या बता रखे हैं? डिफरेंट इंटरवल्स दिए गए हैं, यहाँ पे ये कॉलम ए है, और कॉलम बी में है एंड द इवेंट्स इन द हार्ट ड्यूरिंग प्रोसेस इन कॉलम बी। कॉलम बी में इवेंट्स हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ करेक्ट मैच ऑफ एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए एंड कॉलम बी में हमको करेक्ट मैचिंग करनी है। ये वाले क्या है? इंटरवल्स हैं, या आपके QRS ड्यूरेशन, PR इंटरवल, QT इंटरवल, ST इंटरवल, जो भी किस टाइम पे होते हैं, ECG में जो भी शो होता है उसके बारे में, किसके लिए? ह्यूमन ECG के लिए। और कॉलम बी में इसके इवेंट्स हैं और हमको करेक्ट मैचिंग करनी है। तो अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था, इंटरवल्स क्या क्या डिनोट करते हैं। आपका जो QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रखा है यहाँ पे, QRS कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। PR इंटरवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन। QT interval is responsible for ventricular action potential and ST interval is responsible for plateau phase of the ventricular action potential। ठीक है, तो अब हम किसकी करेक्ट मैचिंग कर सकते हैं? बहुत आसान है। PR interval is responsible for which? एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। QRS ड्यूरेशन और QRS कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड इट रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो बी वाले का थर्ड हो जाएगा। सी है QT इंटरवल, QT इंटरवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, सी वाले का फर्स्ट हो जाएगा। एंड ST इंटरवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच? प्लेटो पोर्शन ऑफ वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। ठीक है,
तो डी वाले का फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको बता रहा है, मैचिंग सही बता रहा है। फर्स्ट में है ए का फर्स्ट, ये वाला रॉन्ग है। सेकंड वाला ए पी आर इंटरवल एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन सेकंड, बी थर्ड, बी का थर्ड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी थर्ड वाला भी रॉन्ग है और फोर्थ वाला भी रॉन्ग है। करेक्ट मैचिंग कौन बता रहा है, सेकंड वाला ए पी आर इंटरवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन, QRS complex represent the ventricular depolarization, QT interval represents the ventricular action potential and ST interval is responsible for plateau phase of ventricular action potential। ठीक है, तो इस तरीके से हमको करेक्ट ऑप्शन मिल गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड वाला, ए सेकंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट एंड डी फोर्थ। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनिमल फिजियोलॉजी के पार्ट सी के क्वेश्चंस। आगे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।